रिवीजन क्लास होगा। आज बच्चे 5 अध्याय का लेके आए हैं, वन लाइनर। आज पूरा ऊर्जा से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज कैसा लग रहा है? ड्रेस कोड सेंस, हमारी ऊर्जा कैसी लग रही है आपको? भौतिक तत्व है बच्चे। भौतिक तत्व क्या होता है? जो हमारे आसपास जो है भौतिक चीजें जिसमें जीवन नहीं है लेकिन वो जीवन से जुड़ा है, भौतिक चीजें बोलते हैं। मिट्टी है, जल है, हवा है। एमने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियतिवाद की संकल्पना में किस तत्व को महत्वपूर्ण माना गया है? तो भौतिक तत्व को। भौतिक चीजें जो है हमारे आसपास जो देख रहे हैं वो सब भौतिक चीजें हैं, जीवन नहीं है लेकिन जीवन से जुड़ा है। अब देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए, जहां पर इंपॉर्टेंट होगा वहां नोट करा देंगे। चलिए, है कि मानव भूगोल जो है बच्चे, ये पृथ्वी ही पूरा मानव के लिए है। मानव भूगोल का जो संस्थापक है उसे किसे कहा जाता है? तो बच्चे रेटजेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेटजेल को। मानव भूगोल का संस्थापक रेटजेल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक मानव भूगोल का किससे संबंध है? प्रादेशिक मानव भूगोल का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय भूगोल से। प्रादेशिक, प्रदेश, ज्योग्राफी वाले जिनका भी है, नहीं भी है, वो देख सकते हैं जानकारी के तौर पर, कोई बात नहीं है। विषय आपका रहे चाहे नहीं रहे, आने वाले समय में जब कंपटीशन दे रहे होंगे तो आपका हर विषय होगा और उस समय आपके पास बहाने नहीं होंगे। नॉलेज व्यर्थ नहीं जाता है बच्चे। कौन और कहाँ अध्ययन किससे संबंधित है? कौन और कहाँ, कौन और कहाँ कौन सा है? नवनियतिवाद है। नवनियतिवाद। ज्योग्राफी वाले जितने भी हैं, कहता है मानवगत क्रांति संबंधित है। तो मानव है बच्चे किससे? कृषि क्रांति एवं उद्योग क्रांति दोनों से संबंधित है। तो मानव का जो संबंध है वो कृषि और उद्योग क्रांति दोनों से संबंध है, क्योंकि मानव प्राकृतिक पर्यावरण और राज्य या देश की आंतरिक जीव का अध्ययन किसने किया? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मतलब होता है बच्चे अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। कहता है मानव भूगोल मानव समाजों और वातावरण के बीच संबंध का जो सह संबंधी अध्ययन है किसने कहा था? तो क्या बोला है, फिर से समझ लेते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज और वातावरण, मानव समाज और जो वातावरण है उससे संबंध का जो अध्ययन है वो किसने कहा था? तो रेटजेल ने कहा था। और मानव भूगोल के संस्थापक भी कौन है बच्चे? रेटजेल है। अगला है कि भौतिकीय पर्यावरण तथा सामाजिक विशेषताओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। किसने कहा था? तो एल्बर्ट हटिंगटन ने कहा था। किसने कहा था बच्चे? एल्बर्ट हटिंगटन। चलिए, भौतिकीय पर्यावरण तथा सामाजिक विशेषताओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। किसने कहा था? एल्बर्ट हटिंगटन ने कहा था। चलिए, रिवीजन क्लास है। कौन सा क्षेत्र मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन सा क्षेत्र मानव भूगोल से संबंधित है? जैविक जीवों से है, सभी समस्त जीवों से। एमडी वेलकम, हाय हाय। ज्योग्राफी वाले जितने भी बाबू हैं जुड़ जाइए। भौतिक भूगोल व मानव भूगोल के बीच अंतर फलक किसका है? तो समाज का है। किसका है? सामाजिक भूगोल का है। किसका है बच्चे? सामाजिक भूगोल का। अगला है, कौन सा मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित है? मानव का जो मूल आवश्यकता है उससे संबंध नहीं रखता है। तो गृह निर्माण। कौन वैज्ञानिक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित है डार्विन। डार्विन का क्या है? डार्विन के तरह और भी ऑप्शन हो सकता है आपके एग्जाम में। डार्विन जो है बच्चे वो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान से संबंधित है, मानव भूगोल से संबंध नहीं रखता है। कहता है किस भूगोल विद्वान ने एक मानव संकल्पना दिया जो पर्यावरणीय नियतिवाद और संभवतवाद के बीच मार्ग को बताया? पर्यावरण नियतिवाद और संभाववाद जो है, संभावतवाद को बीच का जो है मार्ग बताया, तो वो है कौन? ग्रीक। तो मनुष्य प्रकृति का दास है। क्या कहा था? मनुष्य प्रकृति का गुलाम है। ये किसने कहा था? तो मनुष्य प्रकृति का गुलाम है, ये किसके है? तो नियतिवाद है। क्या है बच्चे? नियतिवाद का सिद्धांत है। कहता है निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? सामाजिक भूगोल का उपशाखा।
तो चिकित्सा भूगोल। कौन सा भूगोल है बच्चे? चिकित्सा भूगोल। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं? मानव भूगोल के क्षेत्र में नहीं आता है तो ऐतिहासिक भूगोल। चलिए, किसने कहा कि मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है? किसने कहा था कि मानव भूगोल को आप सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं? तो सायर ने। किसने कहा था बच्चे? सायर ने। प्रकृतिवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? प्रकृतिवाद, नियतिवाद। प्रकृतिवाद है यहां पर प्रकृतिवाद है, नियतिवाद। नियतिवादी संकल्पना में किस तत्व को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किसको माना जाता है बच्चे? भौतिक तत्व को। नियतिवाद में क्या है? भौतिक चीजों को क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। किसको? भौतिक तत्व। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंध नहीं रखता है? तो मानव भूगोल, मानव विज्ञानी भूगोल। इस तरह से बहुत सारा प्रश्न है। आज आप ये 200 कर लीजिए, 200 का जो ये बना रहे हैं वीडियो 200 कर लीजिए वन लाइनर। और इससे जुड़ा हुआ अगला लेक्चर जो ज्योग्राफी का होगा वो 200 का ऑप्शन के साथ होगा, विकल्प दिया रहेगा, आपको टिक करना है। आज का क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला क्लास जो होगा इसी का ज्योग्राफी का 200 इंपॉर्टेंट इसी का ऑप्शन के साथ होगा, इसलिए हम आज बता रहे हैं 200 वन लाइनर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंध नहीं रखता है? तो प्रकृति भूगोल। कहता है नव नियतिवाद। एक होता है नियतिवाद जो पुरानी अवधारणा है, एक होता है नव मतलब नया नियतिवाद। तो कहता है उसके प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। ये याद रखना है, ग्रिफिथ टेलर जो है नव नियतिवाद के प्रवर्तक हैं। मानव प्रकृति का गुलाम है। देखिए अभी फिर से ही प्रश्न आया, मानव क्या है बच्चे? प्रकृति का गुलाम है। प्रकृति के अनुरूप चलना होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। रेडजेल ने कहा, जनक रेडजेल को कहते हैं। और पिछला प्रश्न क्या था बच्चे? मानव प्रकृति का दास है, गुलाम है, रेडजेल ने कहा। आर्थिक भूगोल वेत्ता सॉरी भूगोल तत्व के लेखक कौन है? आर्थिक भूगोल तत्व के लेखक कौन है? तो चैपमैन है। कौन है बच्चे? चैपमैन। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो किताब है उसके लेखक कौन है? एंथ्रोपोजियोग्राफी किताब के लेखक कौन है? तो रेटजेल है। रेटजेल से नियतिवाद, और यहां पर रेटजेल का एक किताब आया है एंथ्रोपोजियोग्राफी। और एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जर्मन विद्वान ने किया था। जर्मनी के विद्वान थे, उन्होंने किया था। और एंथ्रोपोजियोग्राफी किताब रेटजेल ने लिखा है। कहता है मानव एवं सामाजिक भूगोल के मध्य सेतु का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है। मानव एवं सामाजिक भूगोल के बीच सेतु का कार्य करता है। तो ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास क्या करता है? अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो पत्र पत्रिकाएं जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं मानेंगे। प्राचीन भूगोल में से कौन सा एक भूगोल का क्षेत्र नहीं था? प्राचीन भूगोल में से कौन सा एक भूगोल का क्षेत्र नहीं था? तो राजनीति। पहले राजनीति का अध्ययन नहीं होता था। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक जो है अभी फ्रेडरिक रेटजेल। क्या बोलेंगे बच्चे? फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। चलिए, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। कहता है नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो रेटजेल है नियतिवाद। और एंथ्रोपोजियोग्राफी। मानव जीवन या गतिविधियों का केंद्र किसे कहा जाता है? तो मानव जीवन और गतिविधि जो है वो कहाँ हो रहा है? कौन से मंडल में? स्थल मंडल में। किस मंडल में बच्चे? स्थल मंडल। अगला कहता है राजनीति भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, इनमें से किसका क्षेत्र नहीं है?
प्रकृति का क्षेत्र नहीं है बच्चे। किसका क्षेत्र नहीं है? प्राकृतिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। चलिए, मानव एवं पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, मानव और पर्यावरण के, एरिस्टोटल मतलब अरस्तु के बारे में बताया गया है। बायोलॉजी में इनका जो है जीव विज्ञान के पिता भी हैं। मानव जीवन की विविधता का विकास किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक पर्यावरण पे। 1990 का मानव भूगोल किस हेतु अपनाया गया था? मानव भूगोल जो है बच्चे 1990 का किस जो है हेतु अपनाया गया था? तो मानव विकास की अवधारणा के लिए। मानव विकास क्या है बच्चे? मानव का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके लिए अपनाया गया। क्षेत्रीय नियतिवाद में दो विचारधाराएं किससे संबंधित है? क्षेत्रीय नियतिवाद में तो नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद कहते हैं। मोटिवेशन लाइन, मोटिवेशन लाइन बता रहे हैं। चलिए आर्मी लवर आपके लिए बच्चे मोटिवेशन लाइन है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। चलिए बताइए कैसा लगा। किस भूगोल विद्वान ने मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान माना? सॉयर ने। 200 है इसीलिए नॉन स्टॉप चलेगा। पर्यावरण का प्रभाव मानव क्रियाओं पर पड़ता है, यह विचार किसका है? तो रेडजेल का है। रेडजेल का बहुत योगदान है, मानव भूगोल के संस्थापक भी हैं। जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक क्या है? भाई जनसंख्या जो बदल रहा है इसका प्रमुख कारण क्या? तो जनसंख्या बदलने का प्रमुख कारण है बच्चे जन्म दर। कौन सा दर? जन्म दर। तो जन्म दर कहता है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्री पे कितना पुरुष है? विश्व में देखा जाए तो 100 स्त्री पे 102 गो पुरुष, 2 गो पुरुष ज्यादा। कहता है विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात वाला देश में प्रति 100 पुरुष कितनी स्त्रियां हैं? जहां पे लिंगानुपात अधिक है, लिंगानुपात अधिक का मतलब स्त्रियों की संख्या अधिक है। और पिछला प्रश्न जो था बच्चे, यहां औसत लिंग अनुपात 100 कम है, 102 पुरुष पे 100 स्त्री है। कहता है विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात वाला देश में 100 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं? निम्न जो है लिंग अनुपात वहां 84 गो स्त्री है मात्र 100 में, 100 पे 84 स्त्री। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या जो बढ़ रहा है 5% बढ़ रहा है, बहुत कम है। 1750 के बाद से आधुनिक काल की जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। 1750 के बाद जनसंख्या विस्फोट हो गया, एकदम बेहिसाब जनसंख्या वृद्धि हुआ है। 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में सबसे तेज वृद्धि कब हुई? तो सबसे तेज बोलता है 20वीं शताब्दी में कब से कब हुआ है? तो 1950 से 80 के बीच जो है बच्चे एकदम तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुआ। विश्व की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि किन महाद्वीप में हुई है? तो सबसे पहले तो देख लीजिए एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका। एशिया महादेश में तो पूछिए मत, भारत सबसे आगे निकल गया है जनसंख्या में। 20वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या क्या गुना बढ़ा है? 3 गुना बढ़ा है। भारत की जनसंख्या कितनी गुनी बढ़ी है? 3 गुनी बढ़ी है। बताइए जो अभी सदी चल रहा है। भारत विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17% है। पूरे विश्व का 17% भारत में है। 21वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना है? 21वीं 2000 जब 2100 तक पूरा हो जाएगा, 2099 उसके बाद। सोनू कुमार वेलकम है बच्चे। अनुमान कितना है? तो 1.7 अरब। अभी 140 करोड़ से भी पार कर गया, 141 करोड़। एहसान बिल्कुल बच्चे। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर बढ़ना।
जन्म दर में वृद्धि है बहुत सारा, इसीलिए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या घनत्व की गणना किस आधार पर की? घनत्व पूछा है तो घनत्व का जवाब प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर में, प्रति वर्ग जिसी को बोलते हैं, 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, बंगाल। बिहार, बंगाल, ये सब कम जगह में ज्यादा लोग रहता है, उसी को घनत्व कहता है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका है बच्चे। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आर्मी लवर। चलिए, कैसा लग रहा है आज का क्लास बच्चे, कमेंट में बताइएगा। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है, गांव में रह रही है? भारत का कितना प्रतिशत? तो 68.8% गांव में रह रही है। इसलिए कहा गया है कि देश की आत्मा कहाँ निवास करती है बच्चे? गांवों में निवास करती है देश की आत्मा। कहता है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो उसमें माइनस कर दीजिए 100 में 88.8 माइनस कर दीजिए, कितनी थी? 82.14%। सौरभ एलोन ने भी दिया है गैंग। 2011 का जनगणना के अनुसार महिला लोग कितना पढ़ी लिखी थी? तो 65.46%। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो कोई भी बता देगा, कोई भी बोल देगा कि केरल है। कौन सा है बच्चे? केरल है। 99 100% बोल सकते हैं, 99 बोल सकते हैं, 100% शिक्षित है। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो भैया हम हैं बिहार के लाला। चलिए, सबसे कम साक्षर, अब बिहार में भी सबसे कम साक्षर जिला तो है भैया पूर्णिया। पूर्णिया जहां एयरपोर्ट बना है, उद्घाटन हो गया है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। राजधानी बताइएगा बच्चे। भारत का सर्वाधिक शहरीकृत संघ राज्य दिल्ली है। शहरीकृत है, मॉडर्न है। मेट्रो पटना में, मेट्रो अभी पूर्णिया में नहीं आया बच्चे। भारत का न्यूनतम शहरीकृत संघ राज्य पूछ रहा है तो वो लक्षद्वीप है। कौन सा है बच्चे? लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? मौ से महानगर, मौ से मुंबई। कोलकाता से भी है लेकिन मुंबई सबसे बड़ा महानगर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर, दूसरा नंबर पे दिल्ली आता है, सेकेंड डिवीजन। रोशन शर्मा है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है कोलकाता, तीसरे नंबर पे है। पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली और तीसरा है कोलकाता। चौथा नंबर पे कौन है? चेन्नई। 4 नंबर पे है चेन्नई। 5 नंबर पे कौन है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। खुशनवाज वेलकम है बच्चे, ज्योग्राफी वाले जितने भी हैं। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? सबसे बड़ा विश्व के में पूछा जाए तो टोक्यो मारना है। टोक्यो क्या है बच्चे? जापान की राजधानी है। मुझे मत टोक्यो। भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला महानगर कौन सा है? बाप रे बाप, बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली भी कहते हैं इसको, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या खेती में निर्भर है? 58%। कितना है बच्चे? 58%। भारत की राष्ट्रीय आय कितना प्रतिशत खेती से प्राप्त हो रहा है? अब 58% रोज लोग लगा हुआ है और लगभग 17% लोग जो है भारत का जो है राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहा है।
सौरभ एलॉन बॉय कर रहे हैं, आज मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, थैंक यू। भारत की कुल श्रमिक शक्ति में, श्रमिक शक्ति मजदूरी में कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है? तो आधा आधी श्रमिक जो है 50%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? लगभग 46% पे बोयाई हो, रोपाई बुनाई बोआई हो रहा है, कटाई हो रहा है। भारत में फसल की गहनता कितनी है? फसल की गहनता कितनी है भारत में? तो 142%। 40% से भी अधिक होगा या 145 होगा? 42-45 मान के चलिए, चलिए बहुत अच्छा। गहनता वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। और पंजाब के बारे में तो बताएंगे बच्चे, हाल ही में आपदा से अभी लड़ रहा है, और पंजाब जो है बच्चे पूरे इंडिया को सप्लाई करता है अनाज, और आज उसका जो है स्थिति थोड़ा सा बाढ़ के आने का। ऐसे बिहार का तो बिहारी हैं बच्चे, हम लोग तो लड़ते रहते हैं बार बार, तो हम लोग के बच्चे बहुत बहुत वेलकम है। भारत में न्यूनतम फसल गहनता, न्यूनतम कहाँ है? तो राजस्थान में भैया। राजस्थान तो जानबे करते हैं, यहाँ धूप ज्यादा है, अच्छे ऊर्जा का संभावना है। पानी आया है, एकदम पानी आया है बच्चे, बड़ा संकट है। तो पंजाबी लोग जब भी हैं वो गुरु गोविंद सिंह जो हैं, वाहे गुरु दीजी खालसा वाहे गुरु दीजी फतेह, उनका तो यही कहना है। तो उन लोगों में बहुत हिम्मत है बच्चे, सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बिहार की तरह नहीं है यहाँ के लोग, आप अपनी समस्या अपने से लड़िए, वहाँ सब मिल के उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। अब तो थोड़ा सा स्थितियाँ सुधर गई है। मैं जहाँ तक देख रहा था, एक वीडियो देखा था पंजाब का, एक माँ रो रही थी कि मेरा ट्रैक्टर हमको मिल जाए। तो बोला, वो बेचारा वो आदमी था, अब यूट्यूबर था कि क्या था उसके बारे में हम जांच नहीं किए, उसने उसे उस माँ को बोला 2 ट्रैक्टर देंगे और 10 ट्रैक्टर ला के दिया। तो ये है पंजाब। और बिहार में थोड़ा सा ना, वो देख ही रहे हैं राजनीति, सबसे गंदी राजनीति बिहार की है। मानसिकता लोगों का देखिए, सही सरकार नहीं चुन पाते हैं, सही से सरकार नहीं बना पाते हैं, तो थोड़ा सा समस्या है। चलिए कोई ना, आप लोग जब ऑफिसर बनिएगा, आप लोग जब भविष्य में बिहार में आइएगा, दरोगा बन के, आर्मी बन के, जब देश सेवा करिएगा, बिहार में आइएगा, IPS बन के आइएगा, तो जरूर है कि बिहार में सुधार होगा। तो आप ही लोग से आशाएं जुड़ी है, इसलिए मन से पढ़िए और आगे बढ़िए। आप ही लोग हैं जो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं, नहीं तो बिहार चल रहा है ऐसे ही चलते रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किसके पास है? तो यूपी के पास है, और सबसे ज्यादा जो मजदूर है यूपी के पास है, यानी लोग हैं। सबसे कम कृषि योग्य भूमि है तो गोवा में है। गोवा एकदम फर्स्ट क्लास जगह है इंडिया का, पणजी राजधानी है बच्चे। भारत में खरीफ फसल कब बोया था? खड़ा वाला बोल रहा है जून जुलाई में। जब बोलेगा बच्चे रबी फसल तो अक्टूबर नवंबर मारेंगे, रबी पूछेगा तो अक्टूबर नवंबर। खरीफ फसल कब काटा जाएगा? तो सितंबर अक्टूबर में काटा जाएगा। लेकिन हम लोग के क्षेत्र में बच्चे बाढ़ का संकट है, जिसके कारण अभी तो पानी है, गंगा का प्रकोप है कि नहीं। चलिए, भारत में रबी फसल के बारे में पूछा जा रहा है तो अक्टूबर नवंबर में जाएंगे। खरीफ वाला देखिए लिए, भारत में रबी फसल कब काटी जाएगी? तो मार्च अप्रैल में, और सितंबर चल रहा है बच्चे, अभी पानी निकलेगा खेतों से, फिर बुआई कटाई लेट होगा, इस बार लेट चलेगा, फसल लेट कटेगा। भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो धान है बच्चे, धान यानी चावल। भारत की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? गेहूं। और रोपनी में जाएगा गन्ना, रोपन फसल। भारत में जायद फसल कब काटा जाता है? सॉरी, बोया जाता है। बोया जाता है तो मार्च अप्रैल में बुआई होगा जायद फसल। भारत में जायद फसल कब काटा जाएगा? तो जून जुलाई में काटा जाएगा। भारत में जो दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है?
तो दाल में, मोटा अनाज में मध्य प्रदेश सबसे आगे चल रहा है बच्चे। भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान, तिलहन, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं बच्चे, ध्यान रखना है, सोया प्रदेश। भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है भैया? तो गन्ना मतलब केतारी, शुगर केन। तो यहां पर जो है ना क्रम लिख लीजिएगा। भारत में गन्ना उत्पादन में, चलिए बहुत अच्छा, सभी लाइव क्लास का आनंद उठा रहे हैं। यूपी जो है ना बच्चे सबसे ज्यादा गन्ना जो है निकाल रहा है, इसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक का स्थान रहेगा। बिल्कुल, तो लिख लीजिएगा पेन पेपर लेके। चलिए कैसा लग रहा है क्लास आज का? भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? गेहूं निकालने में यूपी सबसे आगे है। लाइक शेयर करो भी सब एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोगों के लिए हम कितना अपडेट हो गए, कितना है एकदम, जैसे जैसे कहते गए एकदम करते गए। बस अब आप लोग का शेयर पे बटन दबाना चाहिए, जितना हो सके नए बच्चों को जोड़िए जो इस साल परीक्षा दे रहे हैं, कम से कम उसका कुछ तो नंबर बढ़ेगा। भारत में ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ज्वार में जो है बच्चे महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा है। भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम, बाजरा राजस्थान सबसे आगे चल रहा है। चलिए भारत में मकई उत्पादन में प्रथम है, तो मोटा अनाज जैसे बोले बच्चे, मोटा दलहन सब में मध्य प्रदेश आगे चलेगा। दाल जैसे बोलेंगे, मोटा अनाज जैसे बोलेंगे, मध्य प्रदेश सबसे आगे चलेगा। लल्लन टॉप पे सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में कपास जो है बच्चे, कपड़ा जिससे बनता है, तो महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा है। सेकेंड पे गुजरात चल रहा है। हो सकता है एग्जाम में आपसे गुजरात का प्रश्न पूछ दे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। भारत में गन्ना उत्पादक के क्षेत्र के नाम, गन्ना मतलब होता है, गन्ना बोल दिए, गन्ना, केतारी, चिन्नी। गंगा का जो क्षेत्र है बच्चे, नदी का जो क्षेत्र है, वो जो है भारत में मुख्य माना जाता है। भारत में कॉफी, तो क से कॉफी, क से कर्नाटक, पूछ देगा कहवा। कहुआ जो पूछेगा कथी का किस्म है, तो कॉफी का किस्म है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? तो असम सबसे आगे है, उसके बाद बंगाल। और बंगाल में दार्जिलिंग जो है बच्चे चाय के लिए फेमस है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तंबाकू, तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है बच्चे? आंध्र प्रदेश। भारत में आलू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आलू निकालने में यूपी सबसे आगे चल रहा है। जो भी ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं वो कृपा करके उनको भेज दीजिए नोटिफिकेशन। भारत में प्याज निकालने में महाराष्ट्र, तो नासिक का जो प्याज है बच्चे बड़ा पे है। भारत में आम उत्पादन में, आम निकालने में यूपी, लेकिन जर्दालू आम के लिए बिहार। भारत में केला तमिलनाडु, केला उत्पादन में तमिलनाडु, केला में तमिल। अंगूर महाराष्ट्र, भारत में अंगूर कहाँ है? महाराष्ट्र। संतरा महाराष्ट्र में नागपुर। टमाटर मध्य प्रदेश, टमाटर में सबसे आगे मध्य प्रदेश। सूरजमुखी जिससे तेल निकलता है, तो कर्नाटक में। मूंगफली गुजरात में, मूंगफली कहाँ है बच्चे? गुजरात में। बिहार में सर किस चीज का उत्पादन सबसे बेसी होता है? मतलब बिहार, पता नहीं, बिहार का चिंता हो ही जाता है आप लोग। बिहार पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है मखाना।
90% मखाना जो है हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा 71%, सोचिए क्या होगा, 71% लीची निकाल रहे हैं हम लोग। बताइए कैसा लगा ये जानकारी। केला में भी आगे हैं, लेकिन मखाना, केला, सब्जी सब में भी आगे हैं। अनानास वगैरह भी है बच्चे, बिहार में होता है। और जूट भी होता है, तो पूर्णिया साइड में, कटिहार साइड में जूट होता है। कहता है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक गतिविधि से संबंधित है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि को रखा जाएगा बच्चे। किसे रखा जाएगा? कृषि को रखा जाएगा। भारत और श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? चेनिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय उत्पादन में आगे? चौ से चाय, चौ से चीन। ये ध्यान रखिएगा। चाय उत्पादन में सबसे विश्व में 40% सप्लाई है, और भारत जो है ना बच्चे दूसरे स्थान पे है, 21%। कहता है सहारा रेगिस्तान। रेगिस्तान तो जानबे करते हैं कहाँ है, और कहाँ के बारे में तो पूछेगा। जलवायु का प्रकार क्या है? तो उष्ण और शुष्क जलवायु। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। ये पूछेगा एग्जाम में। कौन खाने वाला फसल है? तो गेहूं और चावल दोनों है खाद्य फसल। साउथ जाइएगा तो चावल दिन रात चलता है। गन्ना, गन्ना मतलब केतारी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। विश्व का सबसे अधिक कपास, तो विश्व भर में चाइना सबसे आगे है बच्चे। विश्व की किस फसल का कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा है? तो गेहूं। विश्व में कौन सी रोपण कृषि में आता है? रोपण में चाय और गन्ना। शुगर केन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, केतारी। निम्न प्रदेशों में से किसमें व्यवसायिक कृषि प्रचलित नहीं है? अफ्रीका में। अफ्रीका में बड़ा गर्मी पड़ता है। हाँ रेगिस्तान है ना। दुनिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए, अमेरिका है। मकई में सबसे आगे चल रहा है। निम्न देशों में से किस देश ने सहकारी कृषि का सफल प्रयोग किया? तो सहकारी कृषि में रूस। सब चीज में सर चाइना आगे। एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। यूरोपीय कृषि कहलाती है। तो यूरोपीय कृषि मिश्रित फार्मिंग। मिश्रित मतलब ये लोग बच्चे, जैसे हम लोग गेहूं में रैचा में मुरई छीट देते हैं, और भी कोई मटर छीट देते हैं, उसी तरह से मिश्रित कृषि यूरोप में होता है, एक के समय में डबल। निम्नलिखित में कौन सी खाने वाला फसल है? खाद्य फसल है। तो निम्न ऑप्शन जब रहेगा तब आपको मारना है, नहीं तो नहीं मारना। खाद्य फसल जो है मुख्य रूप से, तो यहां पर आपका जो मकई ऑप्शन है विकल्प के अनुसार होगा। चावल, गेहूं, मकई, ये जो है मुख्य रूप से होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कल्टीवेशन जो है बच्चे, कल्टी देखे होंगे खेतों में। शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिकों द्वारा किस नाम से किया गया? तो शिफ्टिंग मतलब होता है बच्चे, कल्टीवेशन मतलब कृषि का एक प्रकार, शिफ्टिंग मतलब जगह बदल बदल के, पहाड़ों पर जगह बदल के स्थानांतरित, झूम कृषि कहते हैं। जगह बदल के स्थानांतरित कृषि हिंदी में बोल सकते हैं। तो स्थानांतरित कृषि का संबंध झूम कृषि। आज झूम कृषि कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, उत्तराखंड जैसे जगहों पर। भारत में किस प्रकार की कृषि को गहन कृषि कहा जाता है? अस्थायी कृषि। तो भारत में जो है बच्चे, भारत में गहन कृषि जो है
जी बिल्कुल बिल्कुल। कम जमीन में बहुत ज्यादा उपज जो होगा ना बच्चे वो होगा। चलिए, नाइजीरिया को किस फसल का स्वर्ण तट कहा जाता है? तो तेल पौन। निम्नलिखित में कौन सी एकल फसल नहीं है? गन्ना, गन्ना जिसको कहते हैं। रबर उत्पादन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो विषुवतीय क्षेत्र जो होता है बच्चे, रबर उत्पादन वहां ज्यादा होता है, विषुवत रेखा जहां से गुजरता है। निम्नलिखित में से किसे खाद्यान्न की टोकरी कहा जाता है? तो भैया गेहूं को खाद्यान्न का टोकरी कहेंगे। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक धान उत्पादन होता है? तो दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा लोहे इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? तो हैदराबाद बच्चे नहीं है। हैदराबाद टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शहर, चार मीनार। मसाई जो क्षेत्र का संबंध है, मसाई क्षेत्र का संबंध है पशुपालन से। मसाई जाति के लोग जो हैं पशुपालन करते हैं बड़ी मात्रा में। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादन कहां हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। विश्व का सबसे अधिक ऊन जो है जानवरों से प्राप्त होता है बच्चे, खरगोश से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है। तो ऊन उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तमिलनाडु का कोयम्बटूर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर ये आपको कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। बेंगलोर में कौन सा उद्योग है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बेंगलोर सबसे आगे चल रहा है। निम्न में से कौन सा यायावार पशुपालन है? तो यायावार घूमने वाला लाम। रबर उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो थाईलैंड है रबर में, ये ध्यान रखिएगा। तो थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया मारिएगा। जी बच्चे जी, थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, तब भारत मारिएगा। तब भारत। कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कहता है एग्रो इंडस्ट्री का अर्थ क्या होता है? एग्रो एग्रीकल्चर, इसीलिए बोले एग्रीकल्चर मतलब एग्रो होता है। एग्रीकल्चर बहुत सारा जो कृषि का दवाई होगा ना उस पे लिखा होगा, देख लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है। कृषि से संबंधित उद्योग है एग्रीकल्चर। कोयला क्षेत्र कहाँ है? झरिया कहाँ है? झोसे झारखंड। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस। मेसोपोटामिया सभ्यता। चलिए, के बीच बसा शहर। अब कौन सा दो नदी है? टिग्रिस और यूफ्रेटिस। संबंध इराक। गोल्ड स्मिथ किस धातु प्रसिद्ध है? गोल्ड मतलब जानबे करते हैं बच्चे, ऐसे भी मार दीजिएगा, गोल्ड सोना। पुष्टि कारक किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पुष्टि कारक प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। झूम नहीं बच्चे, झूम है, झूम बराबर झूम, गाना नहीं मार दीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा कि भाई झूम क्या है? तो खेती का एक प्रकार है। कहाँ विकसित हुआ था? तो एशिया के दक्षिण पूर्व में, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंध है? तो भाई खेती, पशुपालन, ये सब आपका प्राथमिक क्रिया में आएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ है, कॉपी पे नोट कर लीजिए, बांग्लादेश मारिएगा। जी भी आई है।
निम्नलिखित में किस प्रकार की खेती में अधिक भूमि का आवश्यकता होगा? तो स्थानांतरित कृषि में जंतु आधारित पालन का उदाहरण क्या है? तो भाई जंतु पे आधारित जो होगा उसको पशुपालन कहेंगे। मांसाहारी मछलियों में कौन सी प्रजाति प्रमुख है? टूना मछली, फिल्म भी बना है इस पे, बड़ा खतरनाक होता है, दूसरे मछली को खा जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या? एग्रो जैसे लगा बच्चे, अब फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट जंगल, तो कृषि और जंगल के बारे में जो होगा वही होगा एग्रो फॉरेस्ट्री। गन्ने की रोपण कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो गन्ना में रोपण कृषि का प्रमुख क्षेत्र भारत है। खुशनवाज हुसैन, बांग्लादेश, बिल्कुल सही। कॉफी बेल्ट किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य मतलब जो बच्चे भूमि के बीच से जो रेखा निकला है ना, वो भूमध्य रेखा है। वहां पर जो होगा ना, वहां खाली बढ़िया बढ़िया फल का खेती होगा, बहुत मौसम सदाबहार रहता है। किन देशों में पशुपालन प्रमुखतः जो है किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पशु पालने के लिए फेमस है। मोहित झा, हेलो सर। मोहित झा, कैसे हैं मोहित झा? कौन सी कृषि अधिक लाभकारी होगी? तो वाणिज्यिक कृषि। देख लो बच्चे, हमसे पूछना मत कौन सा क्लास का है। धान की खेती के लिए आदर्श तापमान कहता है तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। 20 डिग्री। चाय की खेती से संबंधित तो पथरीली ढलान से, तो भाई पहाड़ी क्षेत्र में होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली नगदी फसल नगद है गन्ना। काटिए और बेच दीजिए। गन्ना आप काटिए और बेच दीजिए, लोड करिए जाके बेच आइए। कपास किसे कहा जाता है? सफेद सोना। कपास के लिए कौन सा मिट्टी फेमस है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है बच्चे कहाँ पाया जाता है? ब्लैक सॉयल, महाराष्ट्र में पाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में, लेकिन चीन सबसे आगे है, भारत है आगे पीछे चलते रहता है, उसके बाद अमेरिका। चलिए चाइना को मारिएगा, यहाँ काट दीजिए, सीधा चीन लिखिए। विश्व में सबसे बड़ा ऊन कौन निकाल रहा है? तो ऊन जानवर पालने में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, न्यूजीलैंड भी। विश्व में सबसे बड़ा कॉफी ब्राजील में होता है। ब्राजील में जो कॉफी का किस्म होता है कहवा। राइस बाउल चीनी, दक्षिण पूर्व एशिया। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है, ये ध्यान रखिएगा। मक्का। चलिए वेलकम। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक, जूट जो होता है बच्चे पूरे विश्व में भारत, भारत के बाद बांग्लादेश, ये ध्यान रखिएगा। जूट उत्पादक में अग्रणी भारत, भारत के बाद बांग्लादेश। जूट क्या होता है? तो संठी देखे होंगे बच्चे, तो यहाँ याद रखिएगा जो दिवाली में संठी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो संठी से जो होता है रेशा निकाल लिया जाता है, उससे सन का बोरा ये सब जो बनता है उसी को जूट कहता है। पटुआ बोलते हैं इसको व्यवहारिक भाषा में, गांव घर में। ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? तो चाय को कहता है। ग्रीन मतलब हरा। सफेद सोना कपास को कहता है, ध्यान रखिएगा। काला सोना कोयला को कहता है। काला सोना, सफेद सोना कपास, और ये आपका हरा सोना चाय, चाय का पत्ती। विश्व में सबसे गेहूं उत्पादन में सबसे आगे चल रहा है चाइना, सही है। गन्ना का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील, बता ही दिए हैं। ब्राजील कॉफी में भी आगे चल रहा है। शीतोष्ण कटिबंध की प्रमुख फसल कौन सी है? शीतोष्ण में होता है बच्चे गेहूं होता है। कौन होता है? चलिए
संजू कुमारी वेलकम है बच्चे। पटवा से, हाँ बहुत बहुत अच्छा, पटवा सही है बोल रहे हैं। भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो फ्रूट जो होगा, फल होगा, वो भूमध्य सागरीय कृषि है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो राज्य है भारत में यूपी है, महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास में महाराष्ट्र सबसे आगे चल। भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं निकाल रहा है तो यूपी है। भारत का सबसे गेहूं उत्पादक राज्य, इसका क्रम लिखा दे क्या? तो मध्य प्रदेश है, फिर लिख लीजिएगा पंजाब। मध्य प्रदेश और फिर पंजाब लिख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जूट, जूट में बंगाल सबसे आगे है भारत में, विश्व में भी। भारत का सबसे बड़ा अल्लू निकालने में यूपी आगे चल रहा है। ये लग रहा है रिपीट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा प्याज महाराष्ट्र, रिपीट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा केला तमिलनाडु, अंगूर महाराष्ट्र, संतरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नागपुर, टमाटर मध्य प्रदेश, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश। सूरजमुखी में कर्नाटक, रिपीटेड क्वेश्चन है। मूंगफली में गुजरात, दाल में मध्य प्रदेश, दाल निकालने में मध्य प्रदेश, तेल में मध्य प्रदेश, चाय में असम, बाद में बंगाल, कॉफी में कर्नाटक, विश्व में ब्राजील, गन्ना में यूपी उत्तर प्रदेश, और कपास में सबसे आगे चल रहा है महाराष्ट्र। और ये रहा अंतिम प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा धान, धान निकाल रहा है बंगाल। चलिए 200 प्रश्नों का जो ये था आज महासीरीज, 201 भी है। सबसे ज्यादा जूट निकाल रहा है बंगाल। तो कुछ प्रश्न जो है रिपीटेड था बच्चे, कोई बात नहीं, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। 10-15 प्रश्न है, रिपीट हो जाएगा। इस वीडियो को देख लीजिए। आज का जो ज्योग्राफी वाले का है 200 प्रश्नों का ये कराए हैं। इसी तरह से आपके लिए 2-4-5 लेक्चर और लेके आएंगे, जिसमें एकदम आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बना देंगे। सब्जेक्टिव का भी क्लास लेकर के आ रहे हैं अगले सप्ताह में। ज्योग्राफी वाले तैयार रहिए, इकोनॉमिक्स वाले। और आप लोग से गुजारिश है बच्चे, कम से कम नए बच्चों को जोड़िए। अब देख रहे हैं ना, सब कुछ स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। लगातार लाइव में आ रहे हैं। कल खाली नहीं आ पाए थे, आई एम सॉरी इसके लिए। लेकिन जितना क्लास जो दे रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण क्लास है। बस इसको शेयर करने का जरूरत है और लाइक जरूर करिए। जब भी वीडियो देखते हैं ना, पसंद आए तो लाइक करिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। डिसलाइक वाला है ना, एगो अंगूठा ऐसे होगा, एक अंगूठा ऐसे होगा। तो आपको ये टोटल स्लाइड मिल जाएगा, पढ़ाया हुआ जो भी है, और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और इसका हम आपके ग्रुप में भी डाल देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा प्रयास करिए नए बच्चों तक पहुंचाने का।